हाँ तो बच्चों, आज की क्लास हमारी भूगोल से है, क्लास 10th। और बुक का नाम है हमारा समकालीन भारत भाग 2। बच्चों, चैप्टर हमारा पहला है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में बच्चों संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर संसाधन है क्या। तो संसाधन जो है, इसका सीधा सीधा अगर हम अर्थ लगाएं तो इसका मतलब होता है साधन। और साधन भी वो जो हमें हमारे जीवन को जीने में हमारी हेल्प करें, हमारी सहायता करें। तो अगर इसकी हम परिभाषा पे जाते हैं तो हमारे पर्यावरण में या प्रकृति में उपलब्ध हर वो साधन, हर वो वस्तु जो हमारे काम आने के लायक हो, हमारे काम आने वाली हो, काम आ सके, उसको हम उपयोग में ला सकें। लेकिन उसके साथ उसमें कुछ शर्तें हैं कि उन वस्तुओं को, उन चीजों को हमारे पास काम में लाने के लिए तकनीक होनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, लेकिन उनको हमें किस प्रकार से काम लेना है, क्या डायरेक्ट उनको ऐसे कैसे अगर हम काम लेंगे तो हमें कोई नुकसान तो नहीं करेंगी, उनको किस रूप में हम काम ले सकते हैं, इन सब तरह की बातों के लिए हमारे पास टेक्निक्स होनी चाहिए, तकनीक होनी चाहिए, प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, तब जाकर हम उनको काम में ले सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास इतनी सामर्थ्य भी होनी चाहिए, हम इतने सक्षम भी होने चाहिए आर्थिक मामले में कि हम उसके खर्चे को वहन कर सकें या वो तकनीक अवेलेबल करवा सकें। और आगे चलिए, चलो हमारे पास इतना आर्थिक मसला भी हमारे पास में है, मान लो तकनीक भी हमारे पास है, लेकिन हम सिर्फ उन संसाधनों को ही संसाधन कहेंगे जिनको सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त हो। यानी कि अगर हमें, जैसे कि हम ये कहें कि अगर मतलब बम बनाने की सामग्री का हमें ज्ञान है, तकनीक है, सब कुछ है, तो हमको उसकी मान्यता आसानी से देश में नहीं मिलेगी। तो सिर्फ हम उन्हीं चीजों को संसाधन कह सकते हैं जो हमारे काम में आती हों, लेकिन उनको काम में लेने लायक बनाने के लिए हमारे पास तकनीक होना जरूरी है, प्रौद्योगिकी होना जरूरी है। साथ में ही हम इतने समर्थ हों तकनीक लाने में, तकनीक का उपयोग करने में, और उन तकनीकों को, उन वस्तुओं को, उन चीजों को सांस्कृतिक रूप से मान्यता भी हमें मिलनी चाहिए। उसका कोई विरोध ना करे, इंटरनेशनल मामले में या देश के मामले में या स्थानीय मामले में किसी प्रकार से उसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। यानी कि वो देश के हित में होनी चाहिए, आम जनता के हित में होनी चाहिए। अगर वो हित में नहीं है, उनको नुकसानदायक कहीं लग रही है, तो उसको सांस्कृतिक रूप से मान्यता नहीं मिलेगी, तो हम उसको संसाधन नहीं कह सकते। इसलिए बच्चों, इसमें जो 3 चीजें बताई गई हैं वो यही है कि भाई उसको हम तकनीक के रूप में काम लेने के लिए सक्षम होने चाहिए, उनको काम में लाने लायक बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, और उनको सांस्कृतिक रूप से मान्यता भी प्राप्त होनी चाहिए। ऐसी सभी वस्तुएं जो पर्यावरण में उपलब्ध है, प्रकृति में उपलब्ध है, वो सभी वस्तुएं हमारे लिए संसाधन कहलाती हैं। यानी वो सभी वस्तुएं संसाधन हैं। तो बच्चों, अब इन संसाधनों का जो प्रकृति में उपलब्ध है, बेशुमार उपलब्ध है, लेकिन अब इनको हमने 4 भागों में बांटा है, 4 आधार पर, भागों में 4 आधार पर बांटा है। उनका हमने बेस बनाया कि किस किस आधार पर उनको हम बांट सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वह है उत्पत्ति के आधार पर। क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, कि उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। इस आधार पर हमने उनको 2 भागों में बांटा है। उनकी उत्पत्ति, संसाधनों की उत्पत्ति किस आधार पर होती है, इस उत्पत्ति के आधार पर हमने संसाधनों को 2 भागों में बांटा है, जिसमें पहला जो है वो है जैव संसाधन
और दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन बच्चों हम उन संसाधनों को कहेंगे जो जीवित वस्तु से, जिसमें जीव है, उनसे प्राप्त होता है, उसको हम संसाधन को हम जैव संसाधन कहेंगे। या ऐसी कोई चीज, संसाधन ऐसा जो जिसमें जीव है, वो सभी संसाधन हमें जैव संसाधन कहलाते हैं। और कुछ संसाधन ऐसे होंगे जो निर्जीव वस्तुओं से मिलते हैं। अगर ये सजीव से मिलते हैं तो वो निर्जीव से मिलते हैं, उनको हम कहेंगे अजैव संसाधन। अजैव, जिसमें जीव नहीं, जिसमें जान नहीं, ऐसे वस्तुओं से मिलने वाले जो संसाधन होते हैं या ऐसे स्रोत से मिलने वाले संसाधन जो होते हैं, उनको हम कहते हैं अजैव संसाधन। जैसे आपके चट्टाने, धातु, ये जो संसाधन मिलते हैं, जिनको हम अजैव संसाधन कहते हैं। और मनुष्य या प्राणी जगत कोई भी है जिसमें जीव होता है, अगर हम भी हैं, हम भी मानव संसाधन के रूप में हैं, हम भी संसाधन हैं, हम भी काम आते हैं एक दूसरे के, तो हमारे अंदर जीव है तो हम जैव संसाधन हो गए। इसी प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर बच्चों हमने संसाधनों को दो भागों में बांटा, जिसमें पहला है जैव संसाधन, जो जीवित वस्तुओं से मिलते हैं, सजीव वस्तुओं से मिलते हैं या सजीव स्रोत से मिलते हैं, और अजैव निर्जीव से मिलते हैं। दो प्रकार के संसाधन हो गए। अब दूसरा जो हमारे पास आधार है वो है समाप्तता के आधार पर। समाप्तता यानी कि समाप्ति, यानी वे संसाधन जिनको अगर हम काम लेते जाएं जीवन में तो वो समाप्त हो जाएंगे, या समाप्त होने पर उनको दोबारा से रिसाइकल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, दोबारा बनाया जा सकता है या निर्माण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो जिन संसाधनों को हम काम लेने के बाद खत्म हो जाते हैं, अगर वो समाप्त हो जाते हैं और उनको दोबारा से किसी भी क्रिया के द्वारा, चाहे वो रासायनिक क्रिया हो, चाहे वो भौतिक क्रिया हो, चाहे वो यांत्रिक क्रिया हो, अगर किसी भी क्रिया के द्वारा उनको हम दोबारा से उपयोग में लाने लायक बना सकते हैं तो वो संसाधन अलग हो गए। और जिनको हम दोबारा से उपयोग में लाने लायक नहीं बना सकते या बना सके तो हजारों सैकड़ों साल उसमें लग जाएंगी, तो हमारे काम तो वो नहीं आएंगी, तो हमारे लिए तो वो समाप्ति हो गई मान के चलो। तो ऐसी संसाधनों को हम अलग नाम देंगे। तो जो संसाधन किसी भी क्रिया के द्वारा, रासायनिक, भौतिक या फिर यांत्रिक क्रिया के द्वारा अगर दोबारा से उपयोग में लाने के लायक बनाए जा सकते हैं, दोबारा से उनका निर्माण किया जा सकता है, जो हमारे काम आए, हम ही तकनीक के माध्यम से उनको दोबारा बनाने लायक बनाए और वो हमारे काम आ सके, तो ऐसे संसाधनों को हम कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। क्या कहेंगे बच्चों? नवीकरणीय संसाधन। दूसरा हमारे पास में है अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि जिनको अगर हम काम में लेते चले गए, वर्तमान पीढ़ी ने उनको काम में लिया और खत्म कर दिया, खत्म हो गए, लेकिन दोबारा हम उनको हमारे सामने से उनका निर्माण दोबारा नहीं कर सकते। यानी बहुत उनका निर्माण होता भी होगा लेकिन एक बहुत लंबी भूगर्भिक क्रिया के द्वारा एक बड़े अंतराल के बाद उनका दोबारा से निर्माण होगा, जो कि हम उनको नहीं देख पाएंगे, हम उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए तो वो संसाधन एक तरह से समाप्त हो गए, स्थायी रूप से कंप्लीटली समाप्त हो गए हमारे लिए। इसका मतलब दोबारा से उनको हम उपयोग में नहीं ले सके, तो उनको बोलते हैं हम अनवीकरणीय संसाधन। तो बच्चों समाप्तता के आधार पर भी दो प्रकार के संसाधन हुए। एक हुआ नवीकरणीय, जिसको हम दोबारा से किसी भी क्रिया के द्वारा उपयोग में लाने लायक बना सकते हैं, अगर खत्म हो गए दोबारा उपयोग में लाने लायक बना सकते हैं। और एक हो गया अनवीकरणीय संसाधन, यानी जिनको समाप्त होने पर उनको दोबारा से हम काम में लेने लायक नहीं बना सकते या उनका निर्माण नहीं कर सकते। अगर उनका निर्माण होता भी होगा तो एक इतने लंबे अंतराल के बाद में होगा जो हमारे लायक नहीं है, हमारे काम के नहीं है, हम तो उनको समाप्त ही मानेंगे।
इसमें जैसे हो गया वायु, जल नवीकरणीय, और खनिज वगैरह या कोयला वगैरह जो आपका पत्थर कोयला होता है, इनको हम कहेंगे अनवीकरणीय। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा अब तक? एक आधार हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर, जिसको हमने कहा जैव संसाधन, अजैव संसाधन। फिर पढ़ा हमने समाप्त के आधार पर, यानी समाप्ति के आधार पर, जिसमें पढ़ा नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो ये चीज हमने पढ़ ली, ये पढ़ ली, और हमने ये पढ़ ली। इसके बाद तीसरा हमारा आता है स्वामित्व के आधार पर। बच्चों स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक, कि आखिर उस संसाधन पर किसका अधिकार है। इस बात के आधार पर हम उनको में विभाजन करते हैं। संसाधनों का विभाजन किस आधार पर कर रहे हैं? कि उनका मालिक कौन है, उनका किसका स्वामित्व है उनके ऊपर। तो अगर कोई संसाधन ऐसा है जिसको मैं अपना मेरा कह सकता हूं कि निजी मेरा है, किसी का कोई अधिकार इसमें न सरकार का है, न किसी समाज का है, न किसी इंटरनेशनल किसी संस्था का है, मेरा खुद का है, मेरा उस पर मालिकाना हक है, मेरे निजी अधिकार में है वो, तो ऐसे संसाधन को बच्चों हम कहेंगे निजी संसाधन। क्या कहेंगे उसको? निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन। निजी का मतलब मेरा खुद का, व्यक्तिगत का मतलब मेरा खुद का, तो उसको या तो निजी संसाधन कहेंगे हम, या कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। एक दूसरा इसका जो है वो है सामुदायिक। अगर कोई संसाधन ऐसा है बच्चों जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार है, यानी कि उस संसाधन को पूरा समुदाय अधिकार के साथ उपयोग में ला सकता है, उसको उपयोग में लेता है पूरा समुदाय, पूरा समाज, तो ऐसे संसाधन को हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे हमारे अस्पताल है, हमारे स्कूल है, हमारे सामुदायिक भवन है। इस प्रकार से जो संसाधन होते हैं बच्चों, उनको पूरा समाज काम में ले सकता है, किसी एक व्यक्ति के वो संसाधन नहीं होते हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं, जिन पर पूरे समाज का अधिकार होता है। दो हो गए। तीसरा है बच्चों राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर हैं उपलब्ध, वे संसाधन जो किसी भी राष्ट्र या किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उपलब्ध हैं और वो देश के अधिकार में आते हैं, राष्ट्र के अधिकार में आते हैं, तो ऐसे सभी संसाधनों को हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। चौथा है इसमें अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसकी परिभाषा को थोड़ा ठीक से समझना बच्चों। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इसमें यह बताया गया है कि किसी तटरेखा से 200 मील दूर, किसी तटरेखा से 200 मील दूर खुला समुद्र, महासागर, खुले महासागरीय संसाधन, जो महासागर में संसाधन उपलब्ध है और वो किसी देश के अधिकार में नहीं है। दोबारा सुनिए, वे संसाधन जो किसी देश की सीमा से 200 मील दूर या किसी तटरेखा से 200 मील दूर खुले महासागरीय संसाधन जो खुले में है और उन पर किसी देश का अधिकार नहीं है। कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि ये हमारे अधिकार सीमा में आते हैं या इन पर हमारा अधिकार है। कोई भी देश ये नहीं कह सकता। एक खुली सीमा अलग होती है जिसमें किसी भी देश कोई भी अधिकार उन पर नहीं जमा सकता। वो खुले महासागरीय संसाधन होते हैं। उन संसाधनों को हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। लेकिन उन पर फिर किसका अधिकार होता है? वो किस काम के? जब पर किसी का अधिकार नहीं, अधिकार तो उनके ऊपर होता है, लेकिन उन पर जो निगरानी, जो नियंत्रण रखता है, वो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था होती है जो उस पर निगरानी करती है। इंटरनेशनल संस्थाएं होती हैं जो उन पर निगरानी रखती हैं और उनके नियमों के अनुसार ही उन संसाधनों को काम में लिया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन या संस्थाओं के द्वारा उन पर निगरानी होती है, उन पर ध्यान रखा जाता है और उनके नियम कानूनों के आधार पर ही उन संसाधनों को हम उपयोग में ला सकते हैं। तो इनका कहने वाला ये हुआ, ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो गए जो देश से बाहर का मामला होता है, उस पर निगरानी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं या
अंतर्राष्ट्रीय संगठन करते हैं, उन्हीं को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब बच्चों चौथा जो हमारे पास आधार है वो है विकास स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर इसमें भी 4 प्रकार के संसाधन हैं। विकास के स्तर के आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संभावी संसाधन। तो किसी देश में संसाधन है, हमें पता है, उनकी संभावना पूरी है उपयोग में लाने की, कि हम उनको उपयोग में ला सकते हैं, काम में ले सकते हैं। ऐसे संसाधन जो होते हैं जिनकी संभावना हमें नजर आ रही है, इस आवश्यकता पड़ने पर हम उन संसाधनों को काम में ले लेंगे, तो हम ऐसे संसाधनों को बच्चों कहते हैं संभावी संसाधन। इनकी संभावना है, हमने काम में नहीं लिए हैं, उनकी हमने क्या नाम से उनका समीकरण नहीं बनाया है कि कितने संसाधन है, किस प्रकार से काम में लेना है, लेकिन हमको संभावना पूरी है कि ये आवश्यकता पड़ने पर हमारे काम में आ सकते हैं। दूसरा है बच्चों विकसित संसाधन। ये वो संसाधन है जिसका हमें ये पता है कि कितनी मात्रा में ये संसाधन उपलब्ध है हमारे यहाँ पर, इनको किस प्रकार से हमको उपयोग में लाना है, इनके उपयोग में लेने की तकनीक हमारे पास है, कितने संसाधन की हमें आवश्यकता है, कितना हमारे पास उपलब्ध है, यानी कि इन संसाधनों के बारे में हमको सारी जानकारी है और ये हमारे लिए तैयार संसाधन रखे हैं जिनको हम कभी भी काम में ले सकते हैं। ऐसे संसाधन को हम कहते हैं विकसित संसाधन, डेवलप्ड। उनके बारे में हर चीज की जानकारी हमें है, उनकी तकनीक हमारे पास में है, संभावना की बात नहीं है, उनको हम काम में ले रहे हैं, उनके हमारी मात्रा हमारे पास में, कितनी मात्रा में वो है, कितनी मात्रा में हमको जरूरत पड़ेगी, इन सब बातों का हमारे पास समीकरण बना के रखा हुआ है। तो ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं विकसित संसाधन। भंडारित संसाधन। भंडारित संसाधन जैसे बच्चों नाम से पता लगा भंडार में है, हमारे पास भंडार में संसाधन है, भंडार में रखे हुए, मान लो वो अपनी जगह पर है वो संसाधन, लेकिन अभी हमारे पास उनको उपयोग में लाने के लिए कोई तकनीक अवेलेबल हमारे पास नहीं है। ये मान लो कि हम उनको भंडार में रखे हुए हमारे पास है, इसके लिए देखिए ऐसे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है। मैंने कहा कि तकनीक हमारे पास नहीं है, हमें पता है कि ये संसाधन है, ये हमारे काम आ सकता है, लेकिन उसको काम में कैसे लेना है, ये हमारे उपयोग में कैसे आ सकता है, क्या अगर हम इसको सीधा का सीधा ऐसे ही काम में अगर हम लेना शुरू कर दें तो कहीं नुकसान तो हमको नहीं देगा। इन सब बातों का अभी हमारे पास पूरा ज्ञान उनके लिए नहीं है, पूरी टेक्निक्स हमारे पास में नहीं है उनको उपलब्ध कराने के लिए। तो ये पता है कि संसाधन है, हमारे काम की चीज है, लेकिन जो काम कैसे लेना है, हमारे काम लेने की योग्य कैसे बनाना है, वो तकनीक का अभी हमारे पास में अभाव है। तो ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं भंडारित। उनका खूब भंडार है हमारे पास में, लेकिन अभी उनको हम काम में नहीं ले सकते। चौथा जो हमारे पास में है वो है संचित संसाधन। ये भी हमने संजो करके रखे हुए हैं, सेव करके रखे हुए ये संसाधन वो है बच्चों, ये संसाधन जो तकनीक ज्ञान के उपयोग से उपयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। संचित एक तरह से सेविंग, बचा के रखा हुआ है हमने इनको, ये हमारी जब मर्जी हमको जरूरत पड़ेगी हम काम में ले लेंगे इनको, लेकिन अभी फिलहाल हमने इनको काम में नहीं लिया है। हमारे पास तकनीक है, सब कुछ है, लेकिन अभी हमने सेव करके रखे हुए हैं। ये तो सेविंग मनी के बराबर हो गया कि जब हमको काम पड़ेगा तब हम इनको काम में ले लेंगे। इनको काम में लेने की हमारे पास तकनीक भी है, हमारे पास सब कुछ साधन भी है इनको काम लेने के लिए, और जब हमको आवश्यकता होगी हम इनका उपयोग कर लेंगे। ये हमारे पास एक तरह से सेविंग के रूप में हमारे पास में संचित हमने करके रखे हुए हैं, और इसीलिए हम इनको संचित संसाधन कहते हैं। तो बच्चों हमने आज पढ़ा संसाधन क्या है और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, सिर्फ हमने ये जाना है। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, संसाधन वो हर वस्तु है पर्यावरण में पाई जाने वाली, जिस वस्तु को उपयोग में लाने के लिए हमारे पास तकनीक है और वो तकनीक अवेलेबल कराने के लिए हम सक्षम भी हैं,
लेकिन इसके बाद हमको उनको उपयोग में लेने के लिए सांस्कृतिक रूप से मान्यता भी हमको मिलनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ, पर्यावरण में उपलब्ध वो सभी चीजें जो हमारे काम आ सकती हैं, हमारे जीवन को जीने में हमारी हेल्प कर सकती है, हमारी सहायता करती हैं, या हमारे काम के लिए उपयोगी हैं, वो हर चीज, लेकिन उनको उपयोग में लाने के लिए हमारे पास तकनीक होनी चाहिए। तकनीक अवेलेबल उपलब्ध कराने के लिए हम सक्षम भी होने चाहिए आर्थिक रूप से, और उन चीजों को सांस्कृतिक रूप से मान्यता भी होनी चाहिए। कोई ऐसी संसाधन, ऐसी चीज ना हो कि जिसको हमें सरकार या कोई भी संस्था मान्यता ना दे, वो हमारे हित में ना हो, हम उस पर बैन लग जाए, हमको काम में लेने से को रोक दे, तो ऐसी चीजों को हम संसाधन नहीं कहेंगे परिभाषा के अनुसार। फिर हमने पढ़ा बच्चों कि संसाधन जो है वो कितने भागों में बांट सकते हैं। तो उसको बांटने के लिए हमने 4 आधार लिए कि भाई इस आधार पर इतने प्रकार के होते हैं, इस आधार पर इतने प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से हमने 4 आधार लिए। सबसे पहला आधार लिया हमने उत्पत्ति के आधार। क्या लिया? उत्पत्ति का आधार। उत्पत्ति के आधार पर हमने बांटा 2 संसाधनों में, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। फिर लिया हमने समाप्तता के आधार पर, यानी समाप्ति के आधार पर कोई चीज समाप्त हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही है तो क्या दोबारा उसका उपयोग हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस आधार पर हमने बांटा इसको नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। फिर तीसरा जो हमारे पास में आया वो है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को बच्चों 4 भागों में बांटा गया। स्वामित्व का मतलब होता है यहाँ पर मालिकाना हक, कि उसका मालिक कौन है, किसके अंडर में आते हैं वो, किसका अधिकार है उनके ऊपर। इस आधार पर बांटा हमने 4 भाग में। तो एक तो व्यक्तिगत संसाधन, जिसको हम निजी संसाधन भी कह सकते हैं, सामुदायिक संसाधन, और तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये 4 भाग हो गए इसके। और चौथा हमारे पास और अंतिम जो आधार है वो है विकास स्तर के आधार पर, उनके विकास के स्तर के आधार पर, यानी संसाधन जो हमारे हैं उनका कितना विकास हमने कर लिया है, किस कंडीशन में वो संसाधन हमारे पास में रखे हैं, उपलब्ध हैं, क्या वो तैयार हैं या अभी उनको तैयार करना है, क्या उनको तैयार करने के हमारे पास तकनीक है या नहीं है, या फिर हमने उनको हर चीज की तकनीक अवेलेबल करवा करके कंप्लीट करके और रखा हुआ है, संचित कर रखा है, क्या ये ऐसे हैं। तो इस आधार पर हमने 4 भागों में बांटा है। जो पहला है संभावित संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडारित संसाधन, और बच्चों चौथा है संचित संसाधन। इस प्रकार से बच्चों आज हमने ये जाना कि संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।